सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी पिच। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3, सोशल इंस्टीट्यूशन, कंटिन्यूटी एंड चेंज। इस चैप्टर का क्या मतलब है? इस चैप्टर में हर एक शब्द बहुत सारी चीज़ें बयां कर रहा है। और एक बात मैं बता दूं कि आप इस दुनिया में जितनी बार पैदा होगे, और मतलब भारत में जितनी बार पैदा होगे, तुम्हें ये चीज़ हर बार पढ़नी पड़ेगी, हर बार जाननी पड़ेगी, क्योंकि तुम इसी समाज में पले हो और इसी समाज के हिसाब से ही तुम्हारा माइंडसेट डेवलप होता है। ओके, तो ये चैप्टर मार्क्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी कॉन्सेप्ट मतलब कि घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो घुमा के एग्जामिनर किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आइए हम जानते हैं। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सोशल इंस्टीट्यूशन। देखिए, सोशल इंस्टीट्यूशन पहले क्या होता है ये जानिए। सामाजिक संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जो समाज को रन करती हैं, ठीक है। और ये आज से नहीं है, ये ज़मानों से है। ज़मानों से मतलब कि जब से इंसान है, बस ये समय के आधार पर इनका जो स्ट्रक्चर है हर समय समय पर बदलता रहा। क्योंकि देखो, एक बात मेरी याद रखो कि हर इंसान एक तरह से नहीं सोचता है, सभी के अलग अलग माइंडसेट होते हैं। और वही जिन जिन के एक जैसे माइंडसेट मैच कर जाते हैं, उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है। जिनका माइंडसेट अलग मैच करता है, वो अलग लोगों का ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। आप अगर मेरे विचारों से एक्सेप्ट करेंगे तो आप मेरे साथ बन जाएंगे, लेकिन मेरे अलावा अगर कोई दूसरा इंसान है और अगर उसके विचारों में आप मानते हैं तो आप उसके विचारों से आगे, जैसे पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से रन करती है ना अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, तो ऐसे एक ग्रुप्स का निर्माण होता है। और यही ग्रुप जो होता है सेपरेट करता है लोगों को, और ये समाज का निर्माण जो होता है अलग अलग तरीके से होता है। और इसी तरह से कास्ट, फिर क्लास और वर्गों का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक है वो कास्ट एंड द कास्ट सिस्टम है, ठीक है। अब देखो, जो ये कास्ट शब्द है, ये इंग्लिश का शब्द उतनी ज़्यादा चीज़ें बयां नहीं कर पाता है, ठीक है। इसीलिए इंग्लिश वाले लोग उतना ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं सोशियोलॉजी को। अब इसको हम हिंदी में बोलेंगे तो ये जाति होगा। जाति वर्ड अगर मैं बोलूँगा तो आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी समझ में आएंगी, आपका माइंड खुलेगा, आपके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आएगा, ठीक है। जाति के डिवीज़न आएंगे, जाति की मोनोपोली आएगी, जाति की डोमिनेंसी आएगी, और जाति के अलग अलग विचार आएंगे। और जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा, ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी, माइंडसेट के बारे में आपका ख्याल आएगा, ठीक है। लेकिन जो ये कास्ट का मतलब है, इसमें जानवरों में भी अलग प्रजाति होती है, कोई स्पीसीज को भी जाति से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और मतलब कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब इंग्लिश की जाति जो होती है वो हमारी जो मेन परिभाषा है उसको मैच नहीं कर पाती है, ठीक है। फिलहाल कास्ट का मतलब क्या होता है, देखिए, अ पॉपुलेशन इज मेड अप ऑफ इंटर रिलेटेड क्लासेस एंड कम्युनिटीज, दीज आर सस्टेन्ड एंड रेगुलेटेड बाय दी सोशल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है। अगर कोई भी समाज है, लोगों में, अब देखो समाज में समाज का निर्माण कैसे होता है, वो ऐसे ही नहीं, समाज का मतलब कोई लोगों की भीड़ लाके खड़ा कर दिया, ऐसा समाज का निर्माण नहीं होता है। सभी का एक दूसरे के प्रति क्या संबंध है, ठीक है, रिलेशन किस तरह से है, इंटरेक्शन किस तरह से हो रहा है, ठीक है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किस तरह से है। हम आपको अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको क्या कंटेंट देना चाहिए, लेकिन दूसरा अगर नहीं समझ पा रहा है या आप क्या नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो आप अगर हमारी कम्युनिटी में जुड़ेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारा एक अलग तरह का समाज का निर्माण होगा, जिसका एक अलग माइंडसेट होगा। इसी तरह से कास्ट सिस्टम भी होता है, ठीक है। बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि जो बेसिक शब्द है ना, आप देखते ही आपकी जो आपके सामने कॉपी आए और बस पेन चलना शुरू हो जाए, बस, और कुछ नहीं है। 3 इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि कास्ट है, ट्राइब एंड फैमिली है ना, ठीक है। टू आर दी सेंट्रल ऑफ द इंडियन सोसाइटी, ठीक है। कास्ट इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन दैट हैज़ बीन एग्जिस्टेंस इन थाउजेंड ऑफ द ईयर्स। मैंने कहा था ना, तुम इस समाज में जितनी बार पैदा होगे तुम्हें ये चीज़ें हमेशा देखने को मिलेंगी, दैट्स इट, ठीक है। फैमिली का निर्माण कैसे होता है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, इसको अभी ज़्यादा नहीं। अच्छा, कास्ट और ट्राइब 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इस चैप्टर को 2 भागों में इसीलिए बांटा गया है, ठीक है। जो कास्ट है वो मतलब कि एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, लेकिन जो ट्राइब है, ट्राइबल सोसाइटी है, आदिवासियों का जो समुदाय है, वो मेन सोसाइटी से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो उनके अलग अलग स्पिरिचुअल हैं, नॉर्म्स हैं और रिचुअल्स फॉलो करते हैं, ठीक है, जिनके मतलब कि अलग अलग माइंडसेट है उनका, मतलब, ठीक है। और मतलब यहाँ के लोगों से कम इंटरेक्शन है उनका, ठीक है। तो द डेफिनेशन ऑफ कास्ट क्या है? कास्ट एज एन इंग्लिश वर्ड पोर्तुगाल फ्रॉम द वर्ड कास्टा, कास्टा से बना हुआ शब्द है, जिसका मतलब होता है प्योर ब्रीड, ठीक है। इन हिंदी इसको जाति और वर्ण के आधार पे बांटा जाता है। अब जाति क्या होती है, वर्ण क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज़ है। जाति, देखो, जाति और वर्ण दोनों में जो डिवीजन है वो एक ही है, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, शुद्ध।
लेकिन जो जाति जो है वो कर्म जन्म आधारित होती है और जो वर्ण है वो कर्म आधारित होता है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में आप क्या कैसा काम करते हैं आपको उस आधार पर जाति मिलती है, लेकिन जो जाति व्यवस्था है वो आपकी किस में पैदा हुए उसके आधार पर होती है। ठीक है, तो वर्ण एंड जाति के बाद में यही चीज़ें हैं जो मैंने बताई आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। इट इज इसमें कुछ नया नहीं है। लोकल, हाँ, और जाति जो है एक लोकल सब क्लासिफिकेशन और टर्म, हाँ ठीक है 100। हाँ, जाति के अंदर भी कई सारी सब कास्टेड होती हैं। ठीक है, उप समूह उप जाति बोलते हैं। ठीक है, वो जाति के अंदर ऐसी चीज़ों का निर्माण करती हैं। ठीक है, जो मतलब कि लोगों में, जैसे कि इंसानों में भी तरह तरह की जातियाँ होती हैं, हर जगह में तरह तरह की जातियाँ हो सकती हैं। इंसानों में हो सकती है, जानवरों में हो सकती हैं। ठीक है, पशुओं में, पक्षियों में, ठीक है, हर तरह में ही जातियाँ हो सकती हैं। बस इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये बर्थ आधारित होती है और ये एबिलिटी पर आधारित होती है। ठीक है, वैदिक एंड पोस्ट वैदिक पीरियड। अब हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, जो हम समाज पढ़ रहे हैं, इसमें एक वो चीज़ है कि इसका ये समय समय पर बदली, जैसा मैंने कहा। ठीक है, तो वैदिक पीरियड में कैसी थी, ठीक है, और उसके बाद कैसी हुई। ठीक है, तो द ड्यूरिंग वैदिक पीरियड कास्ट सिस्टम वाज इलेबोरेट, वेरी रिजिड था, है ना, और डिटरमाइंड बाय द बर्थ। ठीक है, बट इन द पोस्ट वैदिक पीरियड, उनके पहले जो पीरियड था, इट वाज बिकम वेरी रिजिड विद सर्टेन डिफाइनिंग फीचर्स सच एज द कास्ट बीइंग द डिटरमाइंड बाय द बर्थ, रिमेंबरशिप ऑफ कास्ट, अडेयरिंग टू स्ट्रिक्ट रूल ऑफ मैरिज, है ना, फूड के रूल, फूड शेयरिंग रूल, कास्ट बीइंग ट्रेडिशनली लिंक्ड टू द ऑक्यूपेशन एंड इट्स बीइंग अरेंज्ड इन द हायरार्की ऑफ द रैंक एंड स्टेटस। देखिए, इसके जो नियम हैं बहुत ज़्यादा कठिन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कठिन नहीं बोलूँगा, स्ट्रिक्ट है। ऐसा इसलिए है, इतना स्ट्रिक्ट ये बताया गया जिससे कि एक जाति की जो इम्पोर्टेंस है, एक जाति की जो इन्फ्लुएंस है, उसमें दूसरा समाज को ना आने जाए। जाति को मिश्रित होने से ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी ने रोका। ठीक है, इसीलिए इतने स्ट्रिक्ट नियम बनाए कि तुम हमसे दूर बैठ के खाना खाओगे, तुम्हारे गोत्र में हम शादी नहीं करेंगे। ठीक है, और मतलब तुम्हारी जाति में हम शादी नहीं करेंगे, इंटरकास्ट मैरिज को भी पहले। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं तो ट्रेडिशनली तरीक़ों से होती आ रही थी। ठीक है, और यही चीज़ें जब समाज में हो रही थी, तो जो जैसा हमारा समाज होगा वैसे ही हमारा इकोनॉमी होगी। ठीक है, तो इकोनॉमिकली भी हमारा जो ऑक्यूपेशन था वो भी सेट हो गया कि ये काम इस जाति के लिए होगा, ये काम इस जाति के लिए होगा, और इसीलिए एक हायरार्की डेवलप्ड हो गई कि जो लोग उच्च लेवल का काम कर रहे हैं वो अपर कास्ट में आएंगे और जो लेवल लोअर कास्ट का काम कर रहे हैं वो लोअर लेवल में आएंगे। क्योंकि जाति का काम को जाति से पहले नहीं जोड़ा गया था, लेकिन जैसे जैसे समाज विकसित होता गया तो उनके अंदर जो एक हीन भावना होती है ना कि लोअर कास्ट है तो लोअर, हर तरह में हर एक एक चीज़ में वो लोअर देखने लग जाते हैं। ठीक है, तो इंसान, इसीलिए सोसाइटी का डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, इसी को सोसाइटी का डिग्रेडेशन बोलते हैं। फीचर ऑफ कास्ट क्या है? कास्ट के फीचर यही है कि बर्थ मेंबरशिप इन अ कास्ट, हाँ, बाय बर्थ होती है। कास्ट इंडोगेमियस, हाँ, एंडोगेमी और पॉलीगेमी होता है। दो तरह के विवाह होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप अपनी ही जाति में विवाह करेंगी। ठीक है, दूसरे की जाति से ब्राह्मण जो है क्षत्रिय से विवाह नहीं कर सकता। ठीक है, क्षत्रिय जो है वैश्य से विवाह नहीं कर सकता। ठीक है, ये सब ऐसे इसलिए नियम बनाए गए क्योंकि उनकी जो संतान होगी वो ब्राह्मण होगी या क्षत्रिय होगी। यही जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाएगा। और जब कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाएगा तो ये कहा जाएगा कि मतलब कि जाति तो मिश्रित हो रही है, और जाति मिश्रित हो रही है तो उनके जो कल्चर हैं, जो उनके नॉर्म्स हैं, उनके जो मानदंड हैं, ठीक है, उनकी जो डोमिनेंसी है वो हासिल हो जा रही है। तो इतनी आसानी से कोई भी वैश्य जो है शूद्र, वैश्य जो है क्षत्रिय या ब्राह्मण नहीं बन सकता। ठीक है, इसलिए बताया जा रहा है। लेकिन वर्ण में हो सकता था ऐसा, क्योंकि उसमें जो काम अगर आप करने लग जाएंगे तो आपका वही वर्ण में आ जाएंगे। ठीक है, और कास्ट वर ट्रेडिशनली लिंक्ड ऑक्यूपेशन। ठीक है, थियोरेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, कास्ट का थियोरेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? ठीक है, दो आधारों पर जातियों को बांटा गया है। ठीक है, डिफरेंस एंड सेपरेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं भिन्नता और अलगाव बोलते हैं, और इंग्लिश में, हाँ, और होलिज्म को बोलते हैं अधिक्रम के आधार पर। ठीक है, डिफरेंस एंड सेपरेशन में क्या आता है कि कास्ट को इस आधार पर रोका जाता है, उस आधार, डिफरेंस मतलब क्या होता है, सेपरेट मतलब क्या होता है, बांट देना। ठीक है, तुम अलग हो, हम अलग हैं, तुम्हारा काम करने का तरीका, तुम्हारा खाने का तरीका, तुम्हारा शादी करने का तरीका, तुम्हारी हर वो चीज़ अलग होगी हमसे।
ठीक है, जिससे कि तुम और हम आपस में कभी मिल ना सकें, और तुम लोअर हो तो लोअर ही रहो, हम अपर हैं तो अपर ही रहें। तो ये एक मोनोपोली को बनाए रखने के लिए भी कास्ट का जन्म हुआ, वर्ण से कास्ट का के रूप में ट्रांजिशन हुआ, ठीक है, रूपांतरित हो गई, ठीक है, वर्ण से कास्ट के रूप में, ठीक है। होलिज्म और हायरार्की क्या है? होलिज्म और हायरार्की इसीलिए बनाया गया कि अगर आप लोअर हैं तो अपर वाला जो है प्योर है, प्योरिटी और इम्प्योरिटी की कॉन्सेप्ट आ जाती है। इसको आप याद रखना, होलिज्म एंड हायरार्की में आप अगर हायरार्की में ऊपर रहना चाहते हैं तो दूसरे वाले को यही दिखा दो कि तुम कम ही हो, तुम कम में ही पैदा हुए हो, उसका माइंडसेट इस तरह से बता दो कि हम लोग तो भगवान की देन है, हम लोग हमेशा तुम पर राज करने के लिए ही बने। इस तरह का अगर माइंडसेट गरीब के अंदर डेवलप कर दिया जाएगा तो वो हमेशा उसके अंडर में पूरी जिंदगी, उसकी पीढ़ियां भी काम करती रहेंगी। दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ होलिज्म एंड हायरार्की, ओके। और आगे हम बढ़ते हैं। इन द कास्ट सिस्टम एंडोगेमी इज द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद द कास्ट विद इन द कास्ट। एक्सोगेमी जो क्या है कि मैरिंग आउटसाइड द कास्ट, ठीक है। देखो एंडोगेमी क्या है? अपनी कास्ट के अंदर में विवाह करना, ठीक है। एक्सोगेमी को ये लोग किस तरह से मानते हैं? अपने गोत्र में विवाह करना वर्जित होता है, ठीक है। सेम गोत्र में विवाह नहीं करा जा सकता है, ठीक है, इसीलिए दूसरे गोत्र में विवाह करा जाता है। और जब दूसरे गोत्र में विवाह करा जाएगा तो महिलाओं का जो गोत्र होगा वो पुरुषों को मिल जाएगा, पुरुषों का गोत्र महिलाओं से जुड़ जाएगा। ये आपने हिस्ट्री में अपने पढ़ा होगा कि पहले किसी स्त्री का जो गोत्र होता है वो उसके पिता का मिलता है, फिर बाद में जब उसकी शादी होती है तो वो उसके अपनी पति का मिलता है। दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। अ प्रोप्राइटरी ऑफ कास्ट ग्रुप इज अ ग्रुप दैट ओन्स मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, कैन कमांड लेबर वर्क टू फोर, ठीक है। ये ऐसा माइंडसेट इसीलिए बनाया गया, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से काम कराया जा सके, उनको अपने अंडर में डाला जा सके, ठीक है। इसका माइंडसेट यही है, ठीक है। कास्ट पंचायत एंड पंचायत में कंट्रोल कर लिया, डोमिनेंट ग्रुप में कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे कि वो अपनी इंटरेस्ट और अपनी नीड्स और अपनी डिमांड को पूरा करते रहें और अपने आप को हमेशा ऊपर बनाए रखें। और इनकी डिमांड को तब सुनेंगे जब उनकी डिमांडें पूरी हो जाएंगी, तो अपना जो बचा कुछ है वो इधर वालों को मिलेगा, ठीक है, लोअर वालों को मिलेगा। तो प्राइमरी डिसीजन मेकिंग जो होता है अपर कास्ट होती है, क्योंकि वो रिच होती है। और आपकी हिस्ट्री की बुक में एक कॉन्सेप्ट दी गई है कि जिसके पास ज़्यादा संसाधन होंगे वो ही सोसाइटी को डोमिनेट करेगा, ठीक है। ज़्यादा संसाधन होने का मतलब क्या है? वो ज़्यादा रिच है, और ज़्यादा रिच है तो वो उसकी बात का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो अपने संसाधन को किसको देगा ये उस पर निर्भर करता है। कास्ट इन द प्रेजेंट डे, आज के समय में कास्ट क्या है? देखो आज के समय में क्या है, कास्ट छुप सी गई है, सोसाइटियल रूप से तो छुप गई है, ठीक है। इकोनॉमिकल रूप से भी हमने देखा है कि कई जगह पे छुप चुकी है, लेकिन पॉलिटिकल रूप से अभी भी है, ठीक है। लेकिन ये अब बदल चुकी है, ठीक है। अब इसमें बदल किस तरह से चुकी है आइए हम समझाते हैं, ठीक है। वैसे इनविजिबल हो चुकी है अपर अर्बन मिडल, हाँ अर्बन एरियाज में नहीं है। मिडिल क्लास और अपर क्लास का जन्म हो गया है, बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी बेनिफिट दिस ग्रुप, ठीक है। कास्ट हैज़ बीन शेप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलोनियल पीरियड, ये सब चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है ऐसा नया, ठीक है। आप मेरी बात को सुनिए और सिंपल सी चीज़ जानिए। कास्ट जो है आज के समय में पॉलिटिकल रूप से बदल चुकी है। SC ST जो है, हमने जो लोअर कास्ट वालों को क्या किया, रिजर्वेशन के माध्यम से उनको बढ़ाया, जिससे कि एक मिडिल क्लास का निर्माण हो सके जो कि अपर कास्ट की बराबरी कर सके, ठीक है। ये एक रॉन्ग माइंडसेट होता है, लोग कंपटीशन के चक्कर में सोचते हैं कि हमारा जो ऊपर वाला बंदा है इसको हम नीचे ला दें, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको कंपटीशन में ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बराबर आना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो बराबरी होगी। तो इससे ही सोसाइटी अपग्रेड करेगी, उनको नीचे ला के सोसाइटी तो डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है। और देखो जब कॉलोनियल पीरियड था, जब हमारा देश गुलाम था, तो ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझा, ठीक है, और इसका फ़ायदा उठाया। और उन्होंने कहा कि हम अपर कास्ट वालों को अगर इस तरह से पकड़ लेंगे, उनको अपने अधीन कर लेंगे, तो इसका मतलब जो मेन समाज है बड़ा सा, उसको तो हम बहुत आसानी से लीड कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना कि आप अगर किसी का ब्रेन पकड़ लेंगे तो पूरा शरीर तो उसके नीचे ही है, ठीक है। मुंह का धड़ पकड़ लिया, धड़ अपने आप काम करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए उन्होंने जातिगत जनगणना पहले ही कराई गई, जिससे कि उनको पता चल सके कि कहाँ पर कौन सी जाति है, कौन सी जाति डोमिनेंट है, ठीक है, कौन सी जाति की जो इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, किसकी बातें ज़्यादा मानी जाती हैं, ठीक है। तो हार्बर्ट रिडले ने 1901 में इसकी जाति आधारित जनगणना कराई, और इसके आधार पर उन्होंने, इनमें कई सारे आधार पर इन्होंने करी, ठीक है। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के आधार पर, किसके पास ज़्यादा ज़मीन है, बड़े बड़े भू संपत्ति भू जागीरदार के आधार पर कही, ठीक है।
फिर लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू द कस्टमरी राइट ऑफ द अपर कास्ट, ठीक है, और अपर कास्ट वालों को ज़्यादा लीगल राइट दे दिए अकॉर्डिंग टू लोअर कास्ट वालों के मुकाबले, ठीक है। देखा गया कि इनके पास ज़्यादा संसाधन है, अगर हम इनको ही बढ़ा के रखेंगे और एक अमीरी और गरीबी के बीच अगर हम खाई को बरकरार रखेंगे, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी यही होती है कि अमीरी को बनाए रखना, ठीक है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ऐसी नहीं होती है। तो इन्होंने कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है, पूंजीवाद को ही ब्रिटिशर्स प्रमोट करते हैं, आगे हम बताएंगे कैसे प्रमोट करते हैं। तो फिलहाल कहा जाता है कि काफ़ी अच्छे काम भी इन्होंने करे, ठीक है। तो उसमें अच्छे काम यही थे कि इन्होंने एससी और एसटी नाम के दो ग्रुप्स को बांटा, ठीक है। एससी में उन लोगों को बांटा जो कि दलित होते थे, ठीक है, जो कि मेन स्ट्रीम में रहते थे और उनको मतलब मेन स्ट्रीम के समाज से, मुख्य धारा के समाज से अलग कर दिया जाता था। और जो एसटी में उन्हें बांटा, जो कि एसटी में तो पूरा पूरा ट्राइबल आ जाता है कि उनको तो पूरे पूरे मेन समाज से ही अलग कर दिया जाता था। वो जंगल में है, जंगली हैं, उनकी मतलब कि वो बबून्स जो बोलते हैं ना कि असमझ हैं, अपढ़ हैं, इलिटरेट हैं, तो इस तरह से बांटा। तो इसीलिए उनको भी बराबर लाने के लिए एससी एसटी का निर्माण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किया। और इसके बाद फिर उनको वेलफेयर स्कीम के बारे में मतलब कि उनका डेवलपमेंट करने के लिए पहला स्टेप है वो ब्रिटिशर्स ने किया। इन पोस्ट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया में इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। प्रोग्राम्स वर अंडरटेकन फ्रॉम द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है, जो दबाव है, जो डिप्रेस्ड है, मतलब कि जो वंचित समाज है, ठीक है, उसको सोशल रिफॉर्मर्स जैसे कि ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन रॉय भी हैं, ठीक है। उन्होंने वैसे तो सती प्रथा के लिए किया, लेकिन उनके बहुत से ऐसे काम हैं, ठीक है, मैं अभी कभी बताऊंगा आपको आराम से, ठीक है। प्रेरियर ने करा, ठीक है, वर्क एट द टूवर्ड टू दी लोअर कास्ट अपलिफ्टमेंट, लोअर कास्ट का अपलिफ्टमेंट, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ कास्ट, ठीक है, इनका शोषण होना, ठीक है, डिस्टिंक्शन एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ आवाज़ उठाई और लोअर कास्ट को बराबर लाने के लिए मांग करी। तब जाके ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर इस तरह के समाज को भी अगर हम देखो, जब जो समाज अवेयर हो रहा होता है उनको पता है कि अब ये समाज जो समाज अवेयर हो रहा होता है उसकी आइडियोलॉजी को अगर हम मान लेंगे तो हम उसको ज़्यादा आसानी से लीड कर सकते हैं। और ब्रिटिशर्स ने इसीलिए एससी एसटी के लिए ये प्रावधान बनाया, ठीक है। तो फिलहाल ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। द अबॉलिशन ऑफ कास्ट, जनजातियों का उन्मूलन कैसे किया जाता है, वॉज एक्सप्लिसिटली इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ by the state during the period some of the steps undertaken were the reservation seats, SC and ST. There is no caste rule in the job created in the modern industry, urbanization and collective living in the cities and stress on the meritocracy, ठीक है। तो मेरिटोक्रेसी के बारे में आप लोगों को पता होगा कि मेरिट के आधार पर जिसको आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है, स्किल्स के आधार पर नहीं, मेरिट के आधार पर, ठीक है। एससी एसटी का निर्माण इन्होंने जिस तरह से किया जिससे कि वो लोग बराबर आ सके, रिजर्वेशन किया इन कल्चरल एंड, वैसे ये रिजर्वेशन जो है ना ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो काफ़ी कुछ सीखेंगे, ठीक है। इन द कल्चर एंड डोमेस्टिक स्पेयर्स, ठीक है, कल्चरल और डोमेस्टिक स्पेयर्स कैसे थे, मतलब कि उनका जो ढांचा था वो कैसा हुआ। अब जब नए नए समाज आ रहे होते हैं, जब सोसाइटी जो होती है ट्रांजिशन हो रहा होता है, जब सोसाइटी बदल रही होती है तो उसको दोनों तरह से रोका जाता है, ठीक है। बदलने वाले भी बहुत तेज़ी से अपना प्रेशर लगाते हैं और नहीं बदलने वाले भी, उसको बनाए रखने वाले भी अपना प्रेशर बराबर लगाते हैं। और इसीलिए सोसाइटी में जो होता है दो विचारों का कोलाइजन होता है, दो विचारों में जब टकराव होता है तो होता है युद्ध। अब कैसे होता है, कास्ट हैज़ रिमेन्ड अनएफेक्टेड बाय मॉडर्नाइजेशन एंड चेंज वाइल इन द स्पेयर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। इट हैज़ बीन डीपली कंडीशनड बाय द कास्ट एंड एज द फॉर्मेशन ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज। सिंपल सी चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि जनजाति जो है, जाति जो है, ये मतलब कि सोसाइटल रूप से तो समाप्त हो भी जाएगी एक वक्त पे, लेकिन पॉलिटिकल रूप से हमेशा ही अपने आप को जिंदा रखेगी और लोग इसी के आधार पर वोट हमेशा मांगते रहेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। न्यू कॉन्सेप्ट वर कॉइन्ड बाय था। अब जो एम.एन. श्रीनिवास, इनका नाम आप अपने अंदर घोल के पी लो, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मतलब कि दो कॉन्सेप्ट आपको दी, जिसमें डोमिनेंट कास्ट के बारे में बताया और संस्कृताइजेशन के बारे में बताया। तो संस्कृताइजेशन ये होता है, ये वैसे बहुत ही छोटी सी बात है। संस्कृताइजेशन किसी दूसरे के कल्चर को, किसी दूसरे के रिचुअल्स को और मतलब कि जो दूसरे के नियम कानूनों को अडॉप्ट कर लेना, उनकी संस्कृतियों को मान लेना, संस्कृताइजेशन होता है, ठीक है। और ये मेनली लोअर टू अपर वाले में होता है, ठीक है। लोअर वाला चाहता है, अब वो नीचे है, ठीक है, वो चाहता है कि हम आ जाएं, ठीक है। वैसे तो मैंने बताया कि ये वैसे मिक्स्ड नहीं होने देते हैं, वो अपर वाले वो आने नहीं देते हैं लोअर वालों को, ठीक है, क्योंकि उनकी मोनोपोली बराबर रहनी चाहिए। लेकिन ये प्रोसेस जब होता है तो इसको संस्कृताइजेशन बोलते हैं, समझ रहे होगे।
ठीक है। डोमिनेंट कास्ट क्या होता है? प्रभावशाली समूह जो होता है, इनका निर्माण वैसे ही होता है जैसे मैंने कहा कि वो दो लार्ज पॉपुलेशन जो जनसंख्या में ज़्यादा होते हैं, इनके पास जिन जिन लैंड राइट्स जिनके पास ज़्यादा होते हैं, जिन ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली जो होते हैं अपने आप को वो डोमिनेट कर देते हैं, ठीक है। उनके पास जब ये सब चीज़ों में, जब पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, ठीक है, इन सब चीज़ों से अगर कोई मजबूत होता है ना, तो वो क्या होता है कि जैसे कि वो नीचे वाली जातियों को कमज़ोर, वंचित रखता है, ठीक है, जिससे कि वो उनके बराबर ना आ सके, और वो उनका जो एकाधिकार है ना, एकाधिकार का वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, वो बना रहे बस, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही रीजनल सी जातियाँ हैं, जैसे कि बिहार में यादव है ना, बिहार और यूपी में, वॉकलिंग है कर्नाटक में, ठीक है, रेड्डी और खम्मा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, मराठा महाराष्ट्र में है, और पंजाब में और हरियाणा में जट है, ठीक है। तो और गुजरात में पाटीदार, ठीक है। इन जातियों को आप याद कर लीजिएगा फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। बाकी जो ये डोमिनेंट कास्ट है, आप ये याद रखिएगा कि जो पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली मजबूत होते हैं वो डोमिनेंट में आते हैं। सिंपल सा वर्ड है। संस्कृताइजेशन क्या होता है? जो किसी दूसरे के कस्टम को, अपर वाले को मेनली संस्कृताइजेशन, अपर वाला लोअर वाले के, लोअर वाला अपर वाले के को मान लेता है, संस्कृतियों को फॉलो करता है। लेकिन इसी के आगे डिसंस्कृताइजेशन भी आ जाता है। डिसंस्कृताइजेशन में क्या होता है? जब अपर वाला लोअर वाले के संस्कृतियों को मानने लगता है। लेकिन ऐसा कंडीशन कब आती है? अपर वालों को ऐसा क्यों लगता है कि ऐसी कंडीशन? क्योंकि जब वो लोग इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली मजबूत होते हैं, ठीक है, उनका रिसोर्सेज पे ज़्यादा हक होता है। सोशली तो वो मजबूत हैं, ठीक है, अब पंडित हैं, समाज में तो उनका अच्छी खासी पहचान है, लेकिन इकोनॉमिकली वीक है, पॉलिटिकली वीक है, ठीक है, उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, समाज में एक अच्छी खासी स्थिति है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे फिर? इसलिए डिसेंसिटाइजेशन होता है। डिसेंसिटाइजेशन वैसे बहुत कम देशों में, बहुत कम राज्यों में देखा गया है। इन द कंटेम्प्रेरी पीरियड कास्ट हैज टेंडेड बिकम टू द इनविजिबल फॉर्म द, ठीक है, सब सिंपल सी बात है। ट्राइबल कंपोनेंट, अब नया टॉपिक आया ट्राइबल्स के लिए। ट्राइबल समाज जो है बिल्कुल अलग समाज है, ये कास्ट से बिल्कुल अलग है, इनके नियम बिल्कुल अलग हैं। ये मतलब कि जैसे कि कास्ट में क्या होता है, सबका एक धर्म होता है, ठीक है, उनके अंदर एक जाति होती है और बहुत सारे डिवीज़न होते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि अगर धर्म भी होता है तो ये किसी लिखित ग्रंथ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। और मतलब कि ये यहीं के मूल निवासी तो यहीं हैं, यहीं के होते हैं, ठीक है। और ये अपनी लैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, ज़्यादा दूसरी जगह पर जाना कम पसंद करते हैं, ठीक है, और इसीलिए ये लोग जंगल को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। तो द ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ट्राइबल कम्युनिटी वर डिड नॉट प्रैक्टिस अ रिलीजन विद अ रिटन टेक्स्ट, जो मैंने कहा, डिड नॉट हैव अ स्टेट और पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ फॉर द फॉर्मल काइंड, ठीक है। इनका कोई मतलब कि पॉलिटिकल रूप से ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, ठीक है। एंड डिड नॉट हैव शार्प क्लास डिवीजन, इनके अंदर वो नहीं होता है। एंड दे डिड नॉट हैव द कास्ट एंड कास्ट एक्सटेंशन, इनके अंदर ज़्यादा विभेद नहीं होते हैं, ठीक है। ये अगर, लेकिन इनके अंदर बस इतनी चीज़ रहती है कि ये सब लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको बताऊं, B.R. अम्बेडकर जो लोग बहुत नारे लगाते हैं और कहते हैं कि दलितों को अधिकार मिलने के लिए, मतलब कि उनके जो भगवान हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर हमारे देश में अगर कोई ST महिला देश की राष्ट्रपति बन जाए, उस दिन से रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए। समझ रहे हो? अगर ST महिला किसी देश की राष्ट्रपति बन जाएगी तो इसका मतलब ये है कि अब देश में कास्टिज्म की ज़रूरत नहीं है, रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब समाज जो है बराबरी पे आ रहा है, और वो ऐसा हो भी रहा है। लेकिन जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो इन चीज़ों को बरकरार रखता है, ठीक है। डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ट्राइब्स का क्या है कि मेनली ट्राइब्स इंडिया के किन किन एरियाज़ में रहते हैं। आप जो मेनलैंड एरिया जैसे कि मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, ठीक है, इन सब एरियाज़ में ज़्यादातर ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है। और बाकी के जो 13-15% जो ट्राइब्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट के एरिया में रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जैसे स्टेट्स में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो हैं, इनकी जो अपनी अपनी जाति के आधार पर किस तरह से बटे हैं, इनकी शक्ल, इनके शारीरिक स्ट्रक्चर्स भी हैं, ठीक है। इनमें जैसे कि इंडो आर्यन बताया गया, इंडो आर्यन जो लोग हैं ये आपके यूपी बिहार में मिल जाएंगे, ठीक है। आर्य जो हमारे देश में नहीं थे, बाहर के थे, इनको बोला जाता है, ठीक है। द्रविडियन कौन है? द्रविडियन इंडिया के मतलब मूल निवासी बोल सकते हो, सबसे ज़्यादा इंडिजिनियस तो यही है, ये साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रिक कौन है? जो कि आपको जम्मू कश्मीर के एरिया में मिल जाएंगे, पंजाब के एरिया में मिल जाएंगे। टाइबट और बर्मन, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, ठीक है, जिनकी छोटी छोटी आंखें होती है, आसामी, चीनी,
चीनी नेपाली भाई भाई, ठीक है, ये सब जो आप समझ रहे हो। हाँ, 3-4 जातियों के आप जनजातियों के नाम याद कर लेना, ये पेपर में पूछ सकता है कि कोई मूल जातियों के नाम बताइए, जनजातियों के नाम। तो आप ये याद रखना कि ओराव, मुंडा, घोल, गोंड, संथाल, ठीक है, और भी बहुत सारी जाति, मीना, बोडो, ठीक है, खासी, गारो, जयंतिया, बहुत सारी जातियाँ हैं। इनमें से कोई आप 3-4-5 याद कर लेना और जैसा मैंने बताया वैसा लिख देना, ठीक है। फिजिकली अलग अलग होते हैं ये सब, इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। इनका लिवलीहुड आप याद रखना कि ये लोग काम क्या क्या करते हैं, वही करते हैं, हंटिंग गैदरिंग करते हैं, फिशिंग का काम करते हैं, ठीक है। मार्केट इनकी लोकल लेवल की मार्केट होती है, ठीक है, यहीं से इनकी मार्केट से ही बाकी मेन स्ट्रीम की मेन शहरों की मार्केट में माल पहुँचता है, ठीक है। पॉलिटिक्स में इनका कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ठीक है। और एक्सटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद हिंदू सोसाइटी, ये अभी मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। आइसोलेशन एंड इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ट्राइबल सोसाइटी का एक ऐसा टॉपिक है जो कि कहा जाता है, बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं कि अगर ये रोक दिया जाएगा तभी हम ट्राइबल सोसाइटी को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। उनके भी अपने कुछ नियम हैं, कल्चर हैं, ठीक है, और उनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एकाकीकरण और पृथक्करण हिंदी में बोलते हैं। तो आइसोलेशन में ये होता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो आइसोलेशन है, जो पुरानी जातियाँ वाले के लोग हैं, मतलब कि जो दूसरी जाति के लोग हैं, वो अगर जनजाति में मिल जाते हैं, ठीक है, उनसे अलग करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इनको ये लोग दीकू बोलते हैं, ठीक है, जो बाहर के निवासी होते हैं, ये चाहते हैं कि हमारे समाज में मिक्स ना करें। आदिवासियों की मेन लड़ाई सिर्फ इतनी है, ठीक है, कि वो चाहते हैं कि हमारे साथ ना मिले, हमसे अलग रहें, ठीक है, वो हम अपने आप को सेपरेट रखना चाहते हैं। तो जो इनसे मिलने का अलग रखना और दूसरी जातियों से मिलने ना देना आइसोलेशन होता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट होते हैं, उनका मानना ये है कि ये जो लोग हैं ये पिछड़ा हिंदू वर्ग है, ठीक है, हिंदुओं की ही आइडियोलॉजी से बने हुए हैं। हिंदू, पहली बात तो हिंदू कोई शब्द ही नहीं था, ये अरबों के आने के बाद ही एक नया शब्द बना, जो कि इंडस नदी के उस किनारे, सिंधु नदी के उस पार जो लोग रहते थे उनको हिंदू बोलते थे, और हिंदू हम लोग बन गए, ठीक है। इसीलिए ये लोगों ने ये कहा कि जो ये हिंदू हैं, हिंदुओं से ही, हिंदू का एक पिछड़ा समाज है, तो इसका जो समस्याएं हैं वो हिंदुओं के ही इसी परिधि में ही सॉल्व की जानी चाहिए। मतलब क्योंकि बहुत सारी कास्ट हैं, अब जैसे कि ईसाई जाति है, वो इनको बहुत तेज़ी से कन्वर्जन कर रही है नॉर्थ ईस्ट में, तो क्या ये चीज़ रोकी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और मुस्लिम्स हैं बहुत सारे, ठीक है, रोहिंग्या बन गए हैं, ठीक है, और बहुत सारी जातियाँ हैं, बांग्लादेश में भी बहुत सारे, तो ये लोग चंपा भी एक जाति है, ठीक है। तो इन लोगों ने भी मतलब कि कन्वर्जन करा, मुस्लिम बन गए। तो ये जो मुस्लिम बन जा रहे हैं, कुछ ईसाई बन जा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ये तो एक पिछड़ा हिंदू समुदाय की तरह इनको मानना चाहिए और इनको इंटीग्रेट करना चाहिए, तभी हम इनको कंजर्व कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी धर्म वाला यही चाहता है कि मेरे धर्म को मानने वाले ज़्यादा रहें, जिससे कि मेरी डोमिनेंसी बनी रहे। दैट्स इट, सिंपल सी चीज़ है। नेशनल डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग इन द बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम, फैक्ट्रीज एंड नेशनल माइन टैंकर, हाँ ठीक है, हाँ सीधी बात है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इन लोगों ने एक आंदोलन छेड़ा था, आप लोगों को पता होगा कि जब कोई भी बड़ा बांध बनता है तो कई सारे गांव जो होते हैं उस पर अफेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उस पर कभी कहीं पे पानी की कमी हो जाती है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो जब काम प्रोसेस में होता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। काम हो जाने के बाद ज़रूरी नहीं कि वो दिक्कतें बनी रहें, ठीक है, लेकिन लोगों का नहीं मानना है, क्योंकि वो उनका रहने की जगह है, कोई ऐसे नहीं छोड़ सकता, और इसीलिए उन लोगों ने और आदिवासियों ने ये आंदोलन करा। और मतलब कि उन्होंने कहा कि ये हमारी ज़मीन की लड़ाई है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि अगर ये ज़मीन हमारे से चली गई, सरकार का ज़रूरी नहीं कि वो मुआवजा दे या ना दे, ठीक है। इसलिए उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे आंदोलन किए गए हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके अपने अपने अलग अलग बिलीव होते हैं, कस्टम्स होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है कि इनको आइसोलेट करना चाहिए, आइसोलेशन मिलना चाहिए। लेकिन हम इंटीग्रेशन के मानने वाले हैं, क्योंकि ये एक पिछड़ा हिंदू समुदाय है और इसकी जो समस्या है वो हमारी परिधि में ही की जानी चाहिए, ठीक है। ट्राइबल आइडेंटिटीज़ क्या क्या है? टुडे वी आर सेंटर्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ रेजिस्टेंस एंड opposition to the enforced and the non-tribal world. The formation of Jharkhand, Chhattisgarh has been resulted as the assertion of the tribal identity, but the political system is still not autonomous. ठीक है, 2 राज्य भारत में आपसे पूछ सकता है कि ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जो कि जनजातीय आधार पर बटे, ठीक है, ट्राइबल के आधार पर क्यों। और ये जो आप देख रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये राज्य, इन राज्यों के लिए ट्राइबल्स ने बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन करे, बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष की शुरुआत बिरसा मुंडा ने करी, ठीक है।
फिर आगे हम बढ़ते हैं। ट्राइबल मूवमेंट वर इमर्ज टू द टैकल इश्यूज रिलेटिंग टू द कंट्रोल ओवर द वाइटल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मैटर्स ऑफ द कल्चरल आइडेंटिटी, ठीक है। ऑल दिस हैज बीन मेड द पॉसिबल ड्यू टू द ग्रेजुअल इमर्जेंस ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज थ्रू द assertion of the identity of the tribal middle class may be different from the poor and uneducated, ठीक है। इनको आप अनएजुकेटेड नहीं बोल सकते हो, इनके भी अपने अपने नियम होते हैं, ठीक है। बस ये मूल समाज से नहीं जुड़े होते हैं, इसलिए इनको एजुकेशन देके अपने मेन समाज में जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका उत्थान भी तभी होगा जब ये इनका लिंक होगा और दूसरों से अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब जन्म लेगी, ठीक है। इसलिए इनका जुड़ना क्यों ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन जो इन्होंने मूवमेंट करे ये इसलिए करे क्योंकि उनकी भी एक कल्चरल आइडेंटिटी है, वो छुप जाएगी समय के साथ, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत तेज़ी से वहाँ पर जंगलों को काट कर फ्लैट बंगले बन रहे हैं, इंडस्ट्री सेटअप्स हो रही हैं, ठीक है। और इनको इनकी ही ज़मीन पे गुलाम बना दिया जाता है, मजदूर बना दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इनके पास कोई अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं है, ठीक है। इनके पास कोई अपना पेपर डॉक्यूमेंट नहीं है कि ये मेरी ज़मीन है, बस ये जंगल में सैकड़ों सालों से रहते आए हैं, इसीलिए वो अपनी ज़मीन मांगते हैं इसे। फैमिली एंड किनशिप। अब आप जातियों के बारे में समझ चुके हैं, जनजातियों के बारे में समझ चुके हैं। अब हम एक थोड़े से लेवल को नीचे लाते हैं और एक पर्सनल चीज़ों में लाते हैं। फैमिली का मतलब होता है परिवार और किनशिप का मतलब होता है नातेदारी, ठीक है। फैमिली का निर्माण कैसे होता है, ये हमारा जैसे कि आप न्यूक्लियर और एक्सटेंडेड, फैमिली कैन बी न्यूक्लियर और एक्सटेंडेड। मॉडर्न फैमिली कंसिस्ट ओनली द सेट ऑफ द one set of parents and their children, unlike extended family where that it more than to one couple and after more than 2 generation living together, ठीक है। फैमिली उसे कहा, ये आप सिंपल सा जाइएगा पेपर में, सीधा सा ये लिखना, अगर हिंदी वाले हो तो ये लिखना कि जहाँ पर एक छत के नीचे दो से तीन पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, उसको फैमिली बोलते हैं, ठीक है। हिंदी वाले लोग, इंग्लिश वाले लोग इसी को बोलेंगे कि एक जगह पर मतलब कि कपल को बोल देंगे, ठीक है। और 2 जनरेशन, मोर देन 2 जनरेशन के लोग एक साथ रहते हैं तो उसको, ठीक है। और मॉडर्न फैमिली में अगर पूछे, मॉडर्न फैमिली के बारे में अगर आपको एक पॉइंट और छोटा सा नीचे लिख सकते हो फैमिली की डेफिनेशन के, कि आज के समय में 1 सेट ऑफ पेरेंट्स माना जा रहा है, मतलब कि सिंगल पेरेंट का माना जाता है, ठीक है। चाचा ताऊ वाऊ को नातेदारी में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फैमिली भी आ सकता है, जॉइंट फैमिली भी आ सकता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, जिसमें एक ही लोग रहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर में मतलब कि एक पेरेंट की, सिंगल पेरेंट का फैमिली जो होती है। और जॉइंट फैमिली में कई सारे पेरेंट्स को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तब जाके चाचा ताऊ भाऊ सब मिलके, ठीक है। किनशिप अदर फॉर्म्स यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने समझाया है, ठीक है। इसमें हाँ, अब जब आप फैमिली में आएंगे तो इनमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। और मेन इसमें ये है कि फैमिली 2 लोगों से मिलकर बनती है, मेल और फीमेल, ठीक है। तो इसीलिए जब मेल की सोसाइटी डोमिनेंट में होती है तो मैट्रिलिनियल सोसाइटी का जन्म होता है, ठीक है। जब फीमेल डोमिनेंट में होती है तो पैट्रिलिनियल और मैट्रिलिनियल, ठीक है। मैट्रिलिनियल फीमेल्स के लिए होता है, ठीक है। और इसी टर्म को ही बहुत तरह से बांटा जाता है, ठीक है। अगर लोकल में है तो पैट्री लोकल हो जाएगा और मैट्री लोकल हो जाएगा। अगर पूरे वंश आधारित चल रही है तो इसको पैट्रियार्कियल और मैट्रियार्कियल में बांटा जाएगा। लेकिन पैट्रिलिनियल और मैट्रिलिनियल का क्या मतलब होता है? पैट्रिलिनियल का मतलब होता है पूरा उनका जो समाज है वो उसमें महिलाओं का दबदबा है, पुरुषों का दबदबा है। लेकिन पैट्रियार्कियल में क्या होगा, वंश आधारित है कि मतलब कि प्रॉपर्टी का एक्ट राइट जो है बेटे को मिलेगा, पुत्र को मिलेगा, प्रपौत्र को मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैट्रियार्कियल में क्या होगा, यहाँ पे महिलाओं के बेटे को मिलेगा, महिलाओं मतलब कि किसी महिला को मिलेगा, उसकी स्त्री को मिलेगा, प्रपौत्री को, नाती को मिलेगा, नातिन को मिलेगा, सॉरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये उसका उल्टा होगा। किनशिप्स क्या होती है? किनशिप जो कि रक्त मूलक संबंध, इसमें क्या होता है जो कि 2 तरह के संबंध बनते हैं, रक्त मूलक होते हैं और विवाह मूलक होते हैं, ठीक है। मतलब कि नातेदारी 2 तरह से बनती है, ठीक है। विवाह मूलक, जब हमारी मम्मी का विवाह, मान लीजिए आपकी जो भी हैं उनका विवाह जब होके आता है, मायका होता है और ससुराल होता है, तो वो कैसा हो गया, ये विवाह मूलक संबंध। आपके जो मायके वालों से जो संबंध बनेंगे वो विवाह मूलक होंगे। लेकिन अगर आपके, हम उसी में बात कर लें कि आपके, अगर मान लीजिए आप ससुराल में हैं, ठीक है, अपने घर में आपके जो चाचा ताऊ हैं और भाऊ हैं, ठीक है, ये लोग जो हैं आपके रक्त मूलक में आएंगे, ठीक है। और मम्मी के जो रिलेशन में होंगे वो आपके विवाह मूलक, जितने भी लोगों के मामा हैं, मौसी हैं, ठीक है, वो लोग उसमें आ जाएंगे। तो ये किनशिप हो गई।
मैरिज, मोनोगैमी, पॉलीगैमी। मोनोगैमी में जिसने एट वन टाइम मैन कैन हैव ओनली वन वाइफ एंड वुमेन कैन हैव ओनली वन हस्बैंड। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि अगर एक समय में अगर एक औरत से विवाह करा जाता है या एक पुरुष एक औरत से विवाह करता है, ठीक है, और एक औरत एक पुरुष से विवाह करती है, तो उसको मोनोगैमी बोला जाएगा। औरतों पुरुषों दोनों के लिए लागू किया जाता है, लेकिन मोनोगैमी ओनली पुरुषों के लिए ही मानी जाती है। ठीक है, ऐसा देखा नहीं गया है ना केवल। ठीक है, पॉलीगैमी में क्या है कि प्रैक्टिस और कस्टम ऑफ दी हैविंग मोर देन वन वाइफ या मोर देन वन हस्बैंड। ठीक है, किसी के ज़्यादा पुरुष होना या किसी के औरत के ज़्यादा पुरुष होना, किसी पुरुष के ज़्यादा औरतें होना। ठीक है, ये पॉलीगैमी में आता है। पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री ऑफ ग्रुप मैरिज। ठीक है, इन ये शब्द जो है ना आपको थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करके याद करने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप कहीं भी देख लेंगे आपको हमेशा याद नहीं रहेंगे, समझ में नहीं आएंगे। आप जाएंगे सोचेंगे पॉलीएंड्री क्या था, मैट्रिलिनियल क्या था, मैट्रियार्कियल क्या था, तो आप भूल जाएंगे। तो वरी ना मैन हैज़ अ मल्टीपल, मतलब कि पॉलीगैमी में क्या होता है, जब किसी आदमी के पास मल्टीपल वाइफ होती हैं। ठीक है, पॉलीगैमी मतलब औरतों का वर्ड है। ठीक है, औरतों से आप रिलेट करके इसको याद करना। पॉलीएंड्री में जब एंड्री मतलब क्या है, शब्द आदमी से जोड़ देना। ठीक है, किसी औरत के ज़्यादा पति होना। ठीक है, ग्रुप मैरिज में क्या है कि द वर इन द फैमिली एंड यूनिट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल हस्बैंड एंड मल्टीपल वाइफ्स। ठीक है, मल्टीपल दोनों तरफ से मल्टीपल है। ठीक है, खासीदम देखो भारत में क्या है कि पैट्रियार्कल और मैट्रिलिनियल दोनों तरह की सोसाइटी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो मैट्रिलिनियल जो है उनकी सत्ता जो है मेनली नॉर्थ ईस्ट में देखी जाती है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है। तो ट्राइबल में महिलाओं को दर्जा ज़्यादा दिया जाता है, और उसी में एक एग्जांपल हमारी बुक में दिया गया है खासी का, जो कि मेघालय में है। ठीक है, तो इस जाति के बारे में ये बताया गया कि यहाँ ये एक मैट्रियार्कियल सोसाइटी है, मैट्रिलिनियल है। यहाँ पर वुमेन्स को राइट ज़्यादा दिए जाते हैं, और मतलब कि जो प्रॉपर्टी का जो राइट्स है वो भी वुमेन को ही मिलता है। ठीक है, और शादी का जो इनमें ये होता है घर जमाई वाला सिस्टम होता है, आदमी औरत के घर पे विवाह करके आता है। ठीक है, और बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, अथॉरिटी और घर के जो मेन डिसीजन है वो एक औरत ही लेती है। ठीक है, और उसकी सिस्टर सन ही आगे बनती है। ठीक है, मतलब कि अगर मम्मी हैं तो आपकी मम्मी के मामा के लड़के ही बनेंगे, अगर मतलब मामा वो बहन अगर मर गई तो। ठीक है, या नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से मैट्रिलिनियल सोसाइटी वर्क करती है। खासी मैट्रिलिनी जनरेट इंटेंस रोल कन्फ्लिक्ट फ्रॉम मैन। ठीक है, दे आर टॉर्न बिटवीन आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द नेटल हाउस ऑन द अदर हैंड, वन हैंड टू द वाइफ देयर चिल्ड्रन एंड अदर हैंड। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें, इनमें कन्फ्लिक्ट तो होंगे ही, लेकिन मतलब कि ये वुमेन डोमिनेंट सोसाइटी है तो वुमेन्स की बातों को ज़्यादा सुना जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि ट्राइबल समाज में बहुत सारे जो मेल्स होते हैं वो शहर में काम करने चले जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो घर की जिम्मेदारी होती है और वहाँ की जो पूरी रिसोर्सेज की जिम्मेदारी, खेत की जिम्मेदारी, वो सब पूरी महिलाओं पर आ जाती है, और इसीलिए से इनको लिखा जाता है। द टेंशन जनरेटेड सच एज कन्फ्लिक्ट अफेक्ट खासी वुमेन मोर देन इंटेंसली। अ वुमेन कैन नेवर बी फुल्ली एश्योर्ड दैट हर हस्बैंड डज नॉट फाइंड हिज सिस्टर्स हाउस मोर और प्लीजेंट प्लेस देन हर ओन। ठीक है, वुमेन के पास जो होता है कि मतलब कि ये राइट नहीं होता है। ठीक है, हस्बैंड कुल मिला के आप ये समझ लीजिए जो प्रॉपर्टी है वो उनके पास नहीं जाएगी। ठीक है, फीमेल की परिवार के पास ही जाती है। ठीक है, और ज़्यादा इसमें आपको अगर ज़्यादा समझना है तो इसके नोट्स से आप याद कर सकते हैं। और बाकी खासी जनजाति जो है देश की ऐसी जनजाति है जो कि एक मैट्रिलिनियल है। ठीक है, आप अपने वक्त से जितना ज़्यादा लपेट सकते हो ना पेपर में उतना ज़्यादा लपेट देना। ठीक है, और फीमेल डोमिनेंस है, प्रॉपर्टी उन्हीं के आधार पे होती है, घर भी उन्हीं के आधार पे चलता है, डिसीजन वही लेती हैं, और शादी भी उन्हीं के आधार पे होती है। तो कुछ इस तरह से ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। आपसे उम्मीद है कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ हमसे ज़रूर पूछिएगा, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और इस वीडियो का PDF लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।